नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। राजनीतिक तौर पर यह मुहावरा फिट बैठता नहीं है कि कोई कहे कि जोर लगा के हईशा। ये तो मजदूरों की भाषा है, लेकिन क्या कीजिएगा, सियासत ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। आरोप प्रत्यारोप और उपलब्धियां भी बतानी है और इन सब के बीच सियासत भी साधनी है। तो इसका मतलब क्या है, आइए जरा इसका मतलब आज टटोल लिया जाए। क्योंकि जोर लगा के हईशा का मतलब यही है कि दरअसल आप कहीं फंसे हैं और अब आपको आगे बढ़ना है। 3 तस्वीर स्क्रीन पर। इस स्क्रीन की तस्वीर का मतलब है कि रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ जांच आयोग बैठा दिया गया है। जस्टिस ढींगरा जांच करेंगे। मनोहर खट्टर साहब ने हरी झंडी दी। उसके बाद ये कमीशन बैठा दी गई। जिस दिन से कमीशन कार्रवाई शुरू करेगी, 6 महीने के भीतर ही उसको बताना होगा जो आरोप रॉबर्ट वड्रा पर लगे हैं उसके ऊपर किस दायरे में वो आते हैं। और इन सब के बीच अब निगाहें सबकी इस बात को लेकर है कि जस्टिस ढींगरा जब शुरुआत करेंगे तो तमाम दस्तावेज एक एक करके सामने आने शुरू होंगे और उस वक्त की हुड्डा सरकार भी कटघरे में क्या खड़ी होगी। और ये सारे सवाल कांग्रेस के घेरेंगे। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इधर सूट बूट की सरकार जिसको कहा उसने उलटकर सूट बूट के दामाद जिक्र कर दिया। और इन सब के बीच कल क्या कहा गया था, जरा हरियाणा के मंत्री के द्वारा यह सुन लीजिए पहले। और कैसे करेंगे, कब होगी, इसका निर्धारण बहुत सोच समझ के मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं। उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के ये सूटेड बूटेड जीजाजी बचेंगे नहीं कि राहुल गांधी का ये सूटेड बूटेड जीजाजी जिन्होंने हरियाणा में घोटाले किए हैं उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वक्त तो काफी लंबा लिया गया क्योंकि इससे पहले याद कीजिए 2014 के चुनाव से ऐन पहले से ये नारे लग रहे थे कि दरअसल रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ जांच होगी, दामाद फंसेंगे, जीजाजी फंसेंगे, सब बात का जिक्र, लेकिन लंबा वक्त लिया गया। हरियाणा में भी सत्ता पलट गई, लेकिन फिर भी इंतजार हो रहा था कि जो कहा जा रहा है उस पर कार्रवाई, लेकिन अब कमीशन बैठा दी गई है। लेकिन ये जानकारी जब रॉबर्ट वड्रा को हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने दी तो उन्होंने अशोक सिंघल से कहा कि आप चला दीजिए स्क्रीन पर लिखकर इन शब्दों को, जांच हो रही है, मैं खुश हूं, सच्चाई सामने आएगी। रॉबर्ट वड्रा ने कहा अब सच्चाई सामने आ जाएगी, यानी इतने लंबे दौर से क्या सियासत चल रही थी, उस नजरिए से देखिए। हम पूरी रिपोर्ट दरअसल आपको 10:30 बजे दिखलाएंगे। क्या कहा जा रहा है, अब नेता मंत्री क्या सोच रहे हैं और खुद जस्टिस ढींगरा उस दिशा में कब से कार्रवाई करेंगे, सबकी बात सुनाएंगे आपको 10:30 बजे। लेकिन इन सब के बीच जोर लगा के हईशा सरकार के लिए अब बीजेपी और सरकार दोनों मिलकर, बरस पूरा हो रहा है, एक मंत्र चाहिए और मंत्र का नाम दिया गया है जन कल्याण पर्व। रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। बीते 1 बरस में नरेंद्र मोदी चले 2.5 कोस या 100 कोस, सवाल यही है। सरकार के पास उपलब्धियों की अपनी लिस्ट है और वो चाहती है कि जोर शोर से इसका डंका पीटा जाए। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली मथुरा में 25 मई को एक बड़ी रैली करेंगे और फिर उसके बाद 16 मई से 1 जून तक सरकार और बीजेपी दोनों मिलकर जन कल्याण पर्व मनाएगी समूचे देश में। नहीं, स्वाभाविक है, सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है। सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन विषयों को प्रभावी ढंग से, सर्वस्पर्शी ढंग से जनता के मध्य में ले जाना, सभी पूरी पार्टी लगी हुई है। बीजेपी के मेगा प्लान के मुताबिक 26 मई को सरकार के 1 साल पूरा होने पर कई मंत्री एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जन कल्याण पर्व के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री देश भर में 250 रैली करेंगे, 500 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री और उनके मंत्री भी रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही राज्य के बड़े शहरों में कम से कम 3 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उपलब्धियों से जुड़ी एक बुकलेट भी जारी की जाएगी जिसका वितरण देश भर में होगा। कई सेलिब्रिटी भी जन कल्याण पर्व से जुड़ेंगी, यानी सरकार उपलब्धियों का डंका जोर शोर से पीटेगी। अलबत्ता विपक्ष सरकार की इस तैयारी पर अब चुटकी भी लेने लगा है। वो आपको पानी नजर आता है और जहां वहां पहुंच जाओ तो फिर वो पानी खिसक जाता है और असली वो पानी नहीं होता, वो चमकीली रेत होती है। तो यही भारतीय जनता पार्टी वो चमकीली रेत को बताता है कि ये पीने का पानी है। लेकिन विपक्ष की अपनी रणनीति है, लेकिन सवाल सरकार की रणनीति का है, क्योंकि उपलब्धियों का डंका भले पीटा जाए, उसकी सच्चाई की जमीन पर तो लोग ही खड़े हैं। वो क्या सोचते हैं उसका इंतजार कीजिए। मोदी सरकार 1 साल पूरा होने का जश्न मनाने के साथ साथ अपने मंत्री और नेताओं को जनता के बीच में भेजकर ये संदेश देना चाहती है कि चुनाव से पहले जो वादे उन्होंने किए थे उनमें से कुछ वादे पूरे हो चुके हैं और कुछ का पूरा होना बाकी है।
यानी कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब अंतिम फैसला जनता को लेना है कि क्या सच में अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है या फिर हालात यूपीए सरकार के जैसे ही हैं। मंजीत नेगी और रीमा पराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अच्छा है सरकार ने खुद ऐलान किया कि मृग मरीचिका जो होती है उसके जरिए देश के भीतर वाकई उस चमकीली स्थिति को दिखाया जाए, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन इसके मतलब और मायने क्या, हम रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले एक सवाल और। प्रधानमंत्री चूंकि चीन की यात्रा पर हैं, याद कीजिए जिस वक्त चीन के राष्ट्रपति गुजरात में बैठे हुए थे उस वक्त सीमा में क्या हो रहा था। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है। सितंबर 2014 की यह तस्वीर है। चुमार में जो कुछ हो रहा था इसने समूचे देश में कान खड़े कर दिए कि आखिर एक तरफ आप देश में भी आए हैं और दूसरी तरफ सीमा पर भी हल्ला बोल, इसके क्या मतलब है। और इस तस्वीर को अगर आप उलट देते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आज की तस्वीर में ले आते हैं इन दोनों परिस्थिति को, तब देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी शिंगपिंग के गांव में शियान में मौजूद हैं और इन सब के बीच वहां पर सीसीटीवी चैनल जो कि सरकार का है उसके जरिए टेलीविजन स्क्रीन पर वहां पर नक्शा भारत का जो आया उसमें अरुणाचल भी गायब और कश्मीर भी गायब। यह संकेत है और इसके जवाब शायद इस जन कल्याण पर्व के दौरान बार बार निकल कर आएंगे कि आप जो कह रहे थे, जिस रूप में कह रहे थे, वो तेवर क्यों गायब हो गए सत्ता में आने के बाद। क्या इसीलिए जन कल्याण पर्व है या जन कल्याण पर्व का मतलब होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों आ गई। दरअसल सरकार के सामने सवाल अब 3 है। क्या आर्थिक नीतियों ने वाकई सरकार को सूट बूट वाली करार दिया है? क्या साल भर में मोदी सरकार जन कल्याण से वाकई दूर हो गई? क्या जन कल्याण के जरिए बीजेपी राजनीतिक मिशन पर निकलने की तैयारी कर रही है जिससे पार्टी अब एकजुट हो सके और उसके भीतर की निराशा दूर हो सके? हो जो भी, लेकिन कल्याण पर्व के जरिए बीजेपी देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को एक छतरी तले लाने का प्रयास अब करना जरूर चाह रही है, क्योंकि आम लोगों में सरकार को लेकर उम्मीद तो है लेकिन भरोसा अभी भी पूरा हुआ नहीं है। शायद इसीलिए और मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वो अपने उपलब्धियों को बताए तो कैसे बताए जिससे उसका प्रचार हो और पार्टी का प्रसार भी हो। अब ये पार्टी 10 करोड़ हमारे सदस्यों की पार्टी है। हम जमीन तक जाएंगे, विश्वास के साथ जाएंगे, अपनी बात बताएंगे और कभी कभी आपको भी बताया करेंगे। बड़बोले भाषण और झूठ की सरकार, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की सरकार, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार और हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार। तो इसी नजरिए को सामने रखकर जन कल्याण पर्व के तहत पूरे देश में तहसील स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की व्यूहरचना बनाई गई है, क्योंकि सरकारी नीतियों को अगर परखें तो साल भर में जनता तक वो पहुंची नहीं। और शायद इसीलिए जो नारे काले धन को लेकर लगाए गए, महंगाई पर नकेल कसने को लेकर लगाए गए, रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई, वो सभी नारे इस दौर में चूके हुए से लगते हैं। और शायद इसीलिए जन कल्याण पर्व देश भर में राजनीतिक तौर पर कोई अलग जगह दे तो बीजेपी का कल्याण हो सकता है, ये अब सरकार भी मान रही है। क्योंकि सरकारी तंत्र को चुनावी जीत के लिए अगर झोंका जाता है तो फिर दिल्ली में हार मिलती है। तो क्या ऐसे में अब सरकार के कामकाज के जरिए बीजेपी को सफलता मिल सकती है? कम से कम इस जन कल्याण पर्व के जरिए बिहार, यूपी जहां पर बीजेपी की नजर है वहां तो बीजेपी के लिए अलग जगाई जा सकती है। शायद मंत्र यही है। तो कहीं ना कहीं निगाहों में वह सियासी बिसात है जो जन कल्याण मंत्र के जरिए जगाई जाएगी, क्योंकि यूपी, बिहार, बंगाल और असम, इन 3-4 जगहों पर आने वाले वक्त में बीजेपी को अपनी जमीन चाहिए और उसके लिए अब वहां पर कैडर को एक छतरी तले लाना है, प्रयास उसका भी होगा। लेकिन एक तरफ मोदी सरकार तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार। क्या कीजिएगा, केजरीवाल सरकार एक पासा फेंकती है और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे पलट के रख दिया। किसानों को जमीन देने से मना कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने और नितिन गडकरी जी को जेम्स ऑफ इंडिया नाम की दोनों कंपनियों को जमीन दे दी गई। आईपीसी की जिस धारा को कभी केजरीवाल ने अपने खिलाफ माना, उसी धारा को सत्ता में आने के बाद मीडिया पर इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल सरकार को भी इसी सवाल पर कटघरे में खड़ा कर दिया कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई करें या कार्रवाई के लिए जो आपने सर्कुलर जारी किया है उसे सही मान लें। असल में ये पेंच उसी सर्कुलर से खुला जिसमें मीडिया संस्थान के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने तक का प्रावधान रखा गया और इसके लिए समूची नौकरशाही को लगा दिया गया। ये जो धाराएं है ना, ये भी बिल्कुल अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के लिए लाया, वो भारत की स्वतंत्रता के लिए नहीं लाए। तो हमें वो अपनाना
और क्या ना, ये मुझे लगता है ये गलत समझ है, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि ये गलत है, तो फिर कम से कम ये तो बहस बंद हो जाए। किसी ने 24 घंटे के अंदर ख्याति प्राप्त करनी हो, मेरे को गालियां देनी चालू करो, ये सारे कैमरे वाले पहुंच जाएंगे। वाकई बात सिर्फ मीडिया को घेरने भर की नहीं है, बल्कि बात मानहानि के कानून को लेकर और उसकी सोच को लेकर एक नए तरह के खेल और नियम बनाने की है। याद कीजिए तो कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल पर वोडाफोन कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाकर मानहानि मामले में केजरीवाल घिरे तो आईपीसी की धारा 499 और 500 को ड्रैकोनियन लॉ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। और आज अमित सिब्बल ने यही मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और जारी सर्कुलर को दिखाकर सुप्रीम कोर्ट से पूछा किसे सही माना जाए। कोर्ट ने सर्कुलर को व्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताते हुए दो टूक फैसला सुनाने में देरी नहीं लगाई और आम आदमी पार्टी के वकील से कहा, आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। एक तरफ आप मानहानि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी इसी कानून के तहत करते हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार भी अब कटघरे में खड़ी हो चुकी है। अब इन सब के बीच अगला सवाल यही है कि 6 हफ्तों में वो जवाब देती है तो क्या देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ पूछा है कि आपने ये सर्कुलर जारी ही क्यों किया। अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होनी है। मीडिया रिपोर्टिंग और आपराधिक अवमानना को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया है। मुश्किल इसके आगे की है। दरअसल जिस तरीके से आंदोलन और लोगों से जुड़कर संघर्ष करते हुए सत्ता तक पहुंचे, उसके बाद अब चाहिए प्रचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी, सीएम भी अपनी तस्वीर चस्पा करके प्रचार अब ना किया करे जनता के पैसे पर। कल ही फैसला आया और कल तक का डेडलाइन है, लेकिन पोस्टर आज भी चस्पा किए गए। रिपोर्ट देखिए। आज लगभग 1 बजे जब मैं सवारी लेकर आनंद विहार गया हूं तो वहां कुछ लोग खड़े हुए थे। उन्होंने कहा भाई ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आप कार्यकर्ता थे सर? तो क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के फरमान की भी कोई परवाह नहीं? जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज भी दिल्ली के कई ऑटो के पीछे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर चस्पा की और बाकायदा अदालत के उस आदेश की धज्जियां उड़ा दी जिसमें कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि जनता के पैसे से छपने वाले विज्ञापनों में सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस की ही तस्वीर रह सकती है, सीएम की तस्वीर नहीं रहेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पोस्टर लगा हुआ है आपके ऑटो के पीछे, पहले से लगा हुआ है या फिर आज ही लगाया गया है? सर ये आज लगभग 1 बजे जब मैं सवारी लेकर आनंद विहार गया हूं तो वहां कुछ लोग खड़े हुए थे। उन्होंने कहा भाई ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मैंने हालांकि उनको मना भी करा, मैंने कहा भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। लेकिन मैं कहा अरे भैया लगवा लो, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन बात सिर्फ इस पोस्टर की भी नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जगाने वाले अरविंद केजरीवाल का एक विज्ञापन आज भी मीडिया में बदस्तूर जारी। यहाँ यह सवाल हो सकता है कि जिसे मीडिया पर भरोसा नहीं, उसे मीडिया पर विज्ञापन देकर ही खुद का प्रचार करना अच्छा लगता है। जो जनता के बीच संघर्ष करके राजनीति को महत्वपूर्ण मानता है, उसे भी विज्ञापनों और पोस्टर के आश्रय राजनीति को साधने में मजा आता है, वह भी उसी जनता के पैसे पर जिस जनता की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी को भी जीतोड़ मशक्कत करनी पड़ रही हो। तो क्या सत्ता हर किसी को एक सरीखा बना देती है या फिर सिस्टम को तोड़ पाना केजरीवाल के लिए दूर की गोटी है? चाहे राजनीति में कूदने से पहले वो ये कहकर क्यों ना कूदे कि राजनीति तो कीचड़ है और वो राजनीति के कीचड़ को कीचड़ में कूदकर साफ करेंगे। लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। तो राजनीति में आए, सत्ता मिली, सीएम बने, 60 में से 67 सीट जीत गए, लेकिन दिल्ली में हर जगह जनता के पैसे पर लगे पोस्टर बताते हैं कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन कल तक की है, सारे पोस्टर हटा ले तो इंतजार कीजिए जब देश के हर सीएम को बिना पोस्टर बताना होगा कि उसने काम क्या किया। यह वाकई लोग जबरदस्त क्षण होगा जिस समय सीएम को बताना पड़ेगा बिना पोस्टर के, अपनी तस्वीर चस्पा नहीं करनी होगी कि उसने कमाल के काम किए हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।